कोई भी जो कोशिका होती है उस कोशिका में मुख्य अंग क्या होती है, सबसे बाहर क्या होती है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात। ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है, सुनो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये मान लो कमरा है, ये क्या है, कमरा है। इस कमरे में हम एक इतना बड़ा बैलून लगा दें कि इसकी सारी इस दीवारों के चारों तरफ क्या हो जाए, वो इस जगह को घेर ले, फैल जाए। ठीक है, इसको जब घेर लेगी और उसमें उसका एक मुंह होगा कहीं से, उसमें पूरे में पानी भर दिया, एक इतना बड़ा बैलून जो इस पूरे कमरे को चारों तरफ से इसकी दीवारों के साथ सट के एकदम इसको घेर ले। ठीक है, अब होता क्या है उसमें ये होता है कि उस बैलून में हमने भर दिया पानी, उस पानी में फिर क्या भर दिया, एक इतनी बड़ी बॉल भर दी, न्यूक्लियस। उसके बाद साइड में एक और छोटी सी कोई स्ट्रक्चर डाल दी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, उसमें सब हमने डाल दी। ठीक, तो जो बैलून है सारी तो बाउंड्री वही रख रहा है ना, कंट्रोल उसको, कभी तन जाएगा कभी सिकुड़ जाएगा, है ना। तो ये काम किसका रहता है, ये काम रहता है हमारी कोशिका की जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी आपको। ठीक है, और क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, गोल्जी बॉडी मिलेगी। ठीक है, और क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ठीक है, इसमें एक द्रव्य भी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है। तो देखो ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर सब कुछ, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है वो सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। और वो सारे जो ऑर्गेनेल हैं, जो कोशिकांग हैं, वो सारे, जब हम कोशिका पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, तो जब हम पढ़ेंगे तो हम एक एक अंग को देखेंगे, सेल वॉल को देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे, न्यूक्लियस को देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको देखेंगे और अच्छे से देखेंगे पूरा। ठीक है, अब क्या है कि जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ है, सारा क्या है, ये सारा प्रोटोप्लाज्म है। क्या है ये, प्रोटोप्लाज्म है। तो देखो प्रोटोप्लाज्म में क्या आएगा, सारा आ जाएगा सब कुछ। यहाँ क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। क्या भरा है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या फर्क है कि न्यूक्लियस को भी कोशिका से बाहर निकाल दो तो ये बच जाएगा सारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलकर सारा, और ये प्लाज्मा में जितना भी सब कुछ है, ये सारा क्या है, ये सारा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थॉमस हक्सले। क्या नाम था, थॉमस हक्सले। आपको पता है जितनी भी हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं वो सारी इसी प्रोटोप्लाज्म में हो रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जो जीव द्रव्य है वो हमारे जीवन की भौतिक आधारशिला है, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अब बताता हूँ आपको, भगवान की साक्षात दर्शन करवा दूँ आपको। देखो क्या होता है, हमारी कोशिका में प्रोटीन कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, मिनरल कितने हैं, फैट कितना है, और भी दुनिया भर की जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसमें वो सब कितना है, हमको सब पता है। ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, सब कुछ हमको पता चल गया है। उनकी मात्रा भी बिल्कुल पता चल गया, जल कितना है, ऑक्सीजन कितना है, सब कुछ पता है एकदम। उसके बावजूद भी हम मिलाकर, उसके बाद भी हम उन सबको उसी मात्रा में मिला दें जिस मात्रा में कोशिका में से हमने निकाल कर उसको उसकी नापा है, उसको मेजर किया है, उसके बावजूद भी हम जीवन नहीं बना सकते। समझ रहे हैं आप लोग, हम लोग इतना एडवांस हो चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रकृति से हम इस मामले में पीछे हैं कि कोशिका में जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी एलिमेंटल फॉर्म पर है, हमने देख लिया आयोडीन कितना है, फास्फोरस कितना है, सल्फर कितना है, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, नाइट्रोजन, सब कुछ पता चल गया हमको कितनी कितनी मात्रा में। और तो और प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना, वो भी पता हमको। उसके बावजूद भी हम जीवन नहीं बना सकते। इसीलिए ये जिम्मेदारी आप लोगों की। क्या जिम्मेदारी है कि जो डॉक्टर होते हैं, देखो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो सारे मिलकर किसी को भी मार सकते हैं। मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, लेकिन सारे दुनिया के लोग मिलकर एक मारे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते, एक डेड बॉडी को जीवित नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है मेडिकल फील्ड में जाने वाले लोगों के पास। समझ रहे हैं आप लोग, जिम्मेदारी सबकी है। देखो पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, फौज में रहने वाले लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, सफाई
सफाई कर्मचारी की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, ऐसी नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। टीचर की अपनी जिम्मेदारी है, ड्राइवर है उनकी अलग जिम्मेदारी, रेल चलाने वालों की अपनी जिम्मेदारी है, एयरफोर्स में जो एयरफोर्स के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी अलग जिम्मेदारी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जितनी फोर्सेस हैं, जितनी आर्मी, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी। जितने प्रकार के टीचर हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा में, चाहे माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार सबकी जिम्मेदारी, इंजीनियर की अपनी जिम्मेदारी है, केमिकल साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी उनसे कम नहीं है। जो मेडिकल फील्ड में, चाहे वो फार्माकोलॉजी में, चाहे वो मेडिकल में, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिसिंग की डिग्री ले रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो कितना बड़ी जिम्मेदारी का काम आप लोगों को दिया जा रहा है, तो इसलिए इसमें आपको और ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है, इसमें अपने अंदर से इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता है। और जब आप खड़े रहेंगे, आप देखेंगे किसी हॉस्पिटल से हमने देखा होगा, मूवी में देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए, क्यों? इतना भरोसा होता है आप लोगों पर, आपके कंधों पर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ लोग आप में से जाएंगे, एमबीबीएस कर लेंगे, उसके बाद रिसर्च में चले जाएंगे, एमएस कर लेंगे, उसके बाद रिसर्च में चले जाएंगे, एमडी कर लेंगे, रिसर्च में चले जाएंगे। जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे जाते हैं? वो आप जैसे लोग तो होते हैं, उनको वो स्पेशल आसमान से नहीं उतर के आए होते, वो आप जैसे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए, उसके लिए हमेशा तैयार रहिए, उसके लिए आप मेहनत करने के लिए एकदम तैयार रहिए, मेहनत करिए। फिर देखो, ये जो प्रकृति है ना, ये बड़ी बड़ी पावरफुल चीज़ है। आप लक्ष्य बनाइए, उसके प्रति काम करिए। पहले लक्ष्य बनाए लो, शुरू करो, फिर काम। समझ रहे हैं कि नहीं? मेहनत और ईमान से होगा तेरा नाम, एकदम ही कोटेशन है, पक्का एकदम। आप एकदम अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, उसके प्रति काम करिए। चलिए, बहुत हो गया है, तो हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म समझ में आया? अभी फंडामेंटल चीज बता रहे हैं। तो कोई जीव ऐसा नहीं है जो कोशिकाओं से मिलकर ना बना हो, कोई जीव ऐसा नहीं जिसकी लाइफ साइकिल ना हो, जीवन चक्र ना हो। उसको लाइफ स्पान बोलते हैं, जो टाइम होता है, जैसे कोई 20 साल जिएगा, 30 साल जिएगा, 50 साल जिएगा। मानव की जो एज है, एवरेज एज 70 साल है। ठीक है, एवरेज एज कितनी है? औसत आयु कितनी, औसत उम्र कितनी है? 70 साल के करीब है। ठीक है, 90 भी जी लेते हैं, 100 भी जी लेते हैं, सबसे ज्यादा जापान के लोग जीते हैं। ठीक है, वो मेंटली प्लस फिजिकली वो लोग जो क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है ना? तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहली बात जीवन चक्र, दूसरा प्रोटोप्लाज्म। हटा दें इसको। मैं प्रोटोप्लाज्म में 2 इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं आपको कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक, उन्हीं के समकक्ष एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डुजार्डिन। क्या नाम था? डुजार्डिन। ठीक है, इनकी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। डुजार्डिन 1835 इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। क्या की थी? प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, इन्होंने खोज की थी। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था। हैंडराइटिंग थोड़ा मेरा गंदा है, थोड़ा इस चीज को थोड़ा झेलने में कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा साफ लिखा जाए। ठीक, तो डुजार्डिन है, दिन। ठीक, डुजार्डिन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेई पुरकिंजे। हाँ, जेई पुरकिंजे। इन्होंने क्या किया था? 1839 में इस प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था, कोइंड दी टर्म प्रोटोप्लाज्म। उस पदार्थ को क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। देखो, बायो में क्या होता है, बायो में आपको कहानी सुनाता हूँ। बायो में रिसर्च चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कोशिका में कोई चीज खोजी, एक तो वो व्यक्ति, दूसरा उस व्यक्ति ने उसका नाम दिया, उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। एक व्यक्ति वो जिसने उसका कार्य बतलाया, उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे इंफॉर्मेशन बहुत आएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इनसे आप घबराएं नहीं। ठीक है, तो जैसे डुजार्डिन ने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी, इस पदार्थ की, प्रोटोप्लाज्म की। एक साइंटिस्ट आए जेई पुरकिंजे, ने 1839 में उसको क्या दिया? नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। ये टर्म दिया। ठीक है, ये टर्म माने ये शब्द दिया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ
लाइफ। ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज हो गई। नंबर तीन पे क्या रखेंगे भाई हम? कोशिका संरचना। सेल स्ट्रक्चर, ये इसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कोशिका संरचना। ये हमारा पहला बैच है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सुझाव होंगे वो लोग आप अपना मुझे सुझाव दे दें, कमेंट कर दें, चाहे मुझे बता दें। ठीक है, तो जो भी सुझाव हैं, जो लोग ऑनलाइन देखेंगे वो लोग कमेंट कर दें, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और जो जिन बच्चों को जो समझ में नहीं आ रहा जो सुझाव है वो मुझे डायरेक्टली बता दें। ठीक, अब हम बात करेंगे, देखिए दो तरीके की स्ट्रक्चर की, जब सेल की बात आए दो तरीके की बात होती है। एक तो जो कोशिका होती है उसका अपने एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्लांट सेल की अलग सेल होगी, बैक्टीरिया की अलग सेल होगी, फंजाई की अलग सेल होगी, अलग टाइप की। फंजाई में भी ईस्ट की अलग होगी, बड़े बड़े पौधे उनकी सेल अलग होगी, जंतु हैं उनकी सेल अलग टाइप की होगी। तो बहुत सारी सेलों के प्रकार हो जाएंगे। और ह्यूमन केस में भी, ह्यूमन के शरीर में भी जो ब्रेन की जो सेल होती है, हमारे जो मस्तिष्क में जो सेल है वो सेल अलग टाइप की, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, लीवर में वो अलग टाइप की सेल, कुफर सेल्स उनको बोलते हैं, और बहुत सारी सेल। ठीक, मसल्स में अलग टाइप की सेल मिलेंगी, हड्डियों में अलग टाइप की सेल मिलेंगी। कहीं कहीं तो सेल डायरेक्ट काम करती है, कहीं सेल ग्रुप में काम करते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई भी जीव या तो एक सेल से मिलकर बना होगा या बहुत सी सेलों से मिलकर बना होगा। यदि एक सेल से मिलकर बना हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक कोशिका, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। ठीक, दूसरा वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। देखो सिंपल बात यह है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते जनरली। ठीक है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वो जीव होंगे जो एक कोशिकीय होंगे, दूसरे वो होंगे जो उसी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ठीक है, इनको बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। अभी हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। ठीक, तो देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं होगा, ऐसा कोई सजीव नहीं होगा जिसका शरीर बिना कोशिकाओं के मिलकर बना हो। समझ में आई मेरी बात? तो इस चीज को विशेष रूप ध्यान रखेंगे आप कि दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसका शरीर बिना कोशिकाओं के मिलकर बना हो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना। दूसरी बात, जो आवश्यकता की चीज, देखो कोई भी जीव है वो श्वास लेता है, खाना खाता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है ना। जो ये मूलभूत जो हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं जो फिजिकल नीडेड है, वो जो प्रक्रिया होती है वो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलग मेथड से होती है, लेकिन होती उनमें सब में। तो इनमें ये फंक्शन भी होता है। इसीलिए कोशिका को हम जीवन की या शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? कोई बात समझ में नहीं आती तो एकदम बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। रफ कर दें इसको? तो जो ये लक्षण है ये सजीवों में पाए जाने वाले बेसिक लक्षण है। ठीक, हम बात कर चुके हैं, जीवन चक्र की बात कर चुके हैं। प्रत्येक जीव की लाइफ में जीवन चक्र होगा,
दूसरा हम बात कर चुके हैं सेलुलर स्ट्रक्चर की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी जीव होगा उसके शरीर में कोशिकाएं पाई जाएंगी। हम बात कर चुके हैं कोई भी जीव होगा बिना प्रोटोप्लाज्म उसकी कोशिका काम ही नहीं करेगी, उसका जीवन चलेगा ही नहीं। इसीलिए थॉमस हक्सले ने क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन की भौतिक आधारशिला है। ठीक है, और हम अब चौथी बात देखेंगे। चौथी बात देखेंगे हम मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं। क्या देखेंगे? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? उपापचयी क्रिया है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, प्रोसेसेस, उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, ये उपापचयी क्रियाएं क्या है? देखो, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए। क्यों खाते हैं खाना? क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए। सबसे बड़ी बात देखो, भूल जाइए आप लोग पढ़ रहे हो, आप खेत पर गए, पिताजी ने बोल दिया, भैया ने बोल दिया कि भैया आप खेत में चले जाना, चले गया। कभी नहीं जाते थे, फावड़ा लिया, आपसे बोल दिया, आप लोग सब गांव के ही हैं लगभग, कह दे कि ये काम कर लेना। आपने फावड़ा लिया, कुछ खुदाई उदाई करना शुरू किया, एक आध घंटा काम किया, आपको लगा कि आपकी जो ये है इसमें थोड़ा थकावट सी हो रही है और थोड़ा सा एनर्जी से कम फील हो रही है। क्यों? आपको भूख लगने लगी। भूख क्यों लगी? हम खाना क्यों खाते हैं? खाना इसलिए खाते हैं, खाना जाएगा हमारे शरीर में, पचेगा, पचने के बाद उसका होगा ऑक्सीडेशन, वो जलेगा। ऐसे जलेगा जैसे चूल्हे में आग होती है, वो जलेगा धीरे 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 धीरे। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हमारा वो टूटेगा, दो हिस्से जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। तो जब वो जलेगा तो उससे हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। किसके रूप में मिलेगी? ATP के रूप में, और वो हमको काम करने के लिए उपयोग में आएगी। ठीक है, हमने खाना खाया था, वो पचा, पचने के बाद ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचा, लिवर से हार्ट में पहुंचा, हार्ट से सेल में फैला दिया। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। अब क्या हुआ? वहाँ CO2 जो बनी थी उसको ब्लड लेकर आएगा फेफड़ों में, ब्लड लेकर आएगा पहले लंग, हार्ट में, और हार्ट से सीधा वो लंग में जाएगा। वहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन और CO2 को क्या होगा? आदान प्रदान होगा। ठीक है, क्या होगा? आदान प्रदान होगा। किसका? CO2 और ऑक्सीजन का। ठीक है, अब जो आदान प्रदान होगा तो जो CO2 अंदर बनी थी यदि वो अंदर रह जाती तो क्या होता? हमको खतरा पैदा करती, शरीर से बाहर निकालना था उसको बाहर निकाल दे श्वास के रूप में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है कि ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, हमने खाई दाल, खाई दाल, पचने के बाद हमारे शरीर में पहुंच गई। ठीक है, लिवर में पहुंची, तो जो दाल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है अमीनो एसिड से। किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो जो जलीय जंतु होते हैं वो अमोनिया ग्रुप में उसको बाहर निकाल देते हैं। जो पक्षी होते हैं, पानी कमी होती है, वो यूरिक एसिड ग्रुप में निकाल देते हैं। हम लोग हैं जो ना पानी कमी है ना ज़्यादा दिखता है, तो हम लोग उसको यूरिया ग्रुप में निकाल देते हैं। तो हमारे लिवर में एक आर्थिनिन साइकिल चलती है। हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे लिवर में एक आर्थिनिन साइकिल चलती है, तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये अमीनो एसिड हटा के एमिन ग्रुप को हटाकर, जो NH2 ग्रुप होता है उसको हटाकर अमीनो अम्ल से, और उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है हमारा लिवर, और उसको ब्लड में डाल देता है। तो ब्लड में जाने, किडनी में जाने को फिल्टर हो जाता है, तो यूरिया सारा बाहर, शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, जब पढ़ेंगे विस्तृत तब देखेंगे इसको। तो ये सारी जो क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही क्या है? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल उससे ATP बना, वो सारी क्रियाएं क्या थी? अच्छा, हमने खाना खाया, खाना खा लिया हमने ज़्यादा, हमारे DNA में जीन पाया, उसको बोलते हैं थ्रप्टी जीन। क्या बोलते हैं? थ्रप्टी। हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से अकाल बकाल पड़ता रहा है, पहले से 1000, 2000, 4000 साल पहले। तो हमारे DNA में सडन चेंज हो गया, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो हमारे जो DNA पाया जाता है हमारे शरीर में, तो उसमें जीन होती है। तो वो जीन का काम है, थ्रप्टी जीन का, कि भूख की कंडीशन में, जब अकाल की कंडीशन कैसे निपटा जाएगा, तो उसके DNA में ये चीज इनहेरिटेड है, ये लक्षण पहले से प्रेजेंट है DNA में, कि यदि फालतू खाना आएगा तो उसको क्या कर लेना? शरीर में स्टोर कर लेना है। क्या कर लेना है? स्टोर कर लेना। तो देखो, हम जितना भी खाना खाते हैं, बाहर के लोग बहुत जल्दी मोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट एशिया जो है, यहाँ आकार वकार बहुत ज़्यादा पड़ते रहे, फेमाइन पड़ते रहे एकदम। ठीक है, तो वो जैसे फालतू खाना जाएगा वो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो देखो, एक मॉलिक्यूल गया, उसको तोड़ फोड़ के हमने जो ऊर्जा निकाल ली, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया,
उसको उसका विनाश करके उसमें से ऊर्जा निकाल ली, इसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। और एक वो प्रक्रिया होगी, एक वो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन होती है एनाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शन। रिएक्शन बोल दे, प्रोसेसेस बोल दो, ठीक है, वो प्रक्रियाएं, ठीक है, प्रोसेसेस। तो ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में मिलकर क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी हमारी टूट फूट की यानी कि निर्माणकारी और विनाशकारी जितनी भी घटनाएं हमारे, जितनी प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही है, उन सबको मिलाकर क्या बोल सकते हैं हम? मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं। ठीक है, उपचय और अपचय मिलकर उपापचय क्रियाएं। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं वो जीवित है और उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है, इसीलिए जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए जीवन का क्या है? ये अभिन्न हिस्सा है। तो पहला जीवन का क्या है महत्वपूर्ण चीज? जीवन चक्र। दूसरा जीव द्रव्य। तीसरा प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका संरचना। ठीक है, और चौथा मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो रिएक्शन है, कौन कौन सी रिएक्शन है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, है ना। तो जो निर्माणकारी है उनको क्या बोलेंगे हम? एनाबॉलिज्म। और जो विनाशकारी मतलब जिनमें टूट फूट होती है, टूट के मॉलिक्यूल बनते हैं, उससे वो नष्ट हो जाने पदार्थ, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। बात समझ में आई? ये बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं हमारे जीवन की। ठीक है, इनके बिना जीवन नहीं चलेगा। चौथी जो पांचवी जो रिएक्शन वो है, क्रिया है, वो क्या है? रेस्पायरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन। इसको क्या बोलते हैं? श्वसन। श्वसन क्या है बता सकता कोई? मेटाबॉलिक क्रिया का एक प्रकार है। जो मानिए श्वसन का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो, लिख बाद में लेना। ठीक है, वीडियो पर देखकर, वीडियो को स्टॉप करके आराम से लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो खाना खाया, खाना गया, मान लो हमने चावल खाए, तो चावल में ज्यादातर मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारा सलाइवरी जो माइलेज है उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। फाइनली हमको ग्लूकोज ही चाहिए, वो इतना तोड़ेगा, उसको इतना तोड़ेगा, पचा के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले यहाँ सलाइवरी माइलेज ने पचाया, माल्टोज में कन्वर्ट शुरू किया, तो उसके बाद फिर हमारे पेट में पहुंचा, आंत में पहुंचने के बाद फिर आंतों ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पूरे शरीर में लेवर के होते हुए पूरी कोशिकाओं पहुंच गया। अब उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का करें क्या, ये बताओ। हमने खाना क्यों खाया? हमने खाना इसलिए खाया क्योंकि हमको चाहिए ऊर्जा। एक सेकेंड, हमको चाहिए ऊर्जा। तो देखो ये क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। ठीक, ये कन्वर्ट होगा CO2 प्लस H2O में, और प्लस हमको क्या मिली? एनर्जी, ऊर्जा मिली। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हमने तोड़ दिया हमारे शरीर में जाने के बाद। ठीक, किस में तोड़ दिया? CO2 में और H2O। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है एनर्जी निकालने की, सेलुलर रेस्पायरेशन हम पढ़ाएंगे प्रॉपर, विस्तृत एकदम। ठीक है, अभी तो इंट्रो है, जब सेलुलर रेस्पायरेशन पढ़ाएंगे तब इसको हम समझाएंगे विस्तृत एकदम। ठीक है, तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर CO2 और H2O में तोड़ना, प्लस एनर्जी को निकालना। एनर्जी निकलती है ATP की फॉर्म में। जैसे हमारे रुपए क्या है? हमारे धन की मुद्रा है ना, ऐसे ऊर्जा की जो मुद्रा है, ऊर्जा की जो करेंसी है वो क्या है? वो ATP है। ठीक है, ATP में हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने ऊर्जा निकाली ATP के रूप में। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया थी पूरी ऊर्जा निकालने की, यही इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। इसमें एक चीज और छोटी सी आ जाती है। देखो हमने सांस लिया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, बाहर निकाला, ये रेस्पायरेशन नहीं है, ये केवल ब्रीथिंग है, श्वासोच्छ्वास है, केवल श्वास लेना है। रेस्पायरेशन तो हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है।
ये मैंने बताया एकदम शॉर्ट में, एकदम ये मैंने समरी आपको बता दी। इसको ये बहुत जटिल है, इसको विस्तृत तरीके से हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन से पहले मुझे बताना चाहिए था न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो फिर भी कोई बात नहीं। अगली प्रक्रिया है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हिंदी में इसको बोलते हैं पोषण। पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण। जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी हरे पौधे हैं या कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये तो सब हैं इसमें, काई वगैरह जितने भी तो सब हैं। कोई भी जंतु ऐसा नहीं है अभी तक कि जो अपना भोजन खुद बना सकता हो। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर निर्भर है? पौधों पर, ठीक है। तो दो प्रकार के जीव देखिए, एक होते हैं स्वयंपोषी। क्या होते हैं? स्वयंपोषी। इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। एक होते हैं परपोषी। ये दो प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉप्स होती है मोस्टली सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स में एल्गी वगैरह भी है, ठीक है, एल्गी ब्रायोफाइट्स सब है, तो हरी काई पाई जाती है, ठीक है। इनको बोलेंगे हीटरोट्रॉप्स। तो देखो, ऑटो माने स्वयं, ट्रोप जहाँ ट्रोफिक वर्ड आ जाए, ट्रोफो वर्ड आ जाए, समझ लेना एनर्जी से है। एनर्जी मतलब भोजन से संबंधित है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या बोलते हैं? स्वयंपोषी या ऑटोट्रॉप। और वो जीव जो अपने भोजन के लिए या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पौधों पर निर्भर, उनको क्या बोलते हैं? परपोषी या हेटेरोट्रॉप। देखो इसमें क्या होता है, परपोषी में क्या होता है? सबसे पहले क्या होते हैं? हर्बीवोर्स। क्या होते हैं? हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी। क्या होते हैं? शाकाहारी। अब इन शाकाहारी खाने वालों को क्या बोलेंगे हम? कार्निवोर्स। क्या बोलेंगे? कार्निवोर। कार्निवोर मतलब मांसाहारी, बोलेंगे ना। तो वो ऊर्जा जो सूर्य से पौधों ने लाइट एनर्जी को पौधों ने रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया, CO2 और H2 को मिला के क्या किया? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया, उसको खा लिया जंतुओं ने। उस बड़े जंतु को खा लिया, उस जंतु को, घास खाने वाले जंतु किसने खा लिया? मांसाहारी से, ठीक है। एक घास है, घास ने सूर्य के प्रकाश में अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा क्या बना लिया? भोजन बना लिया। उस भोजन को खा लिया टिड्डे ने, और उस टिड्डे को किसने खा लिया? मेंढक ने। और मेंढक को कौन खा गया? सांप खा गया। तो ये सब क्या है? फिर ट्रॉफिक लेवल है। क्या है ये? ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ये भी पढ़ाया जाएंगे, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। इकोलॉजी में है पूरा, इकोलॉजी वाली 12th क्लास की जो लास्ट यूनिट इकोलॉजी वाली उसमें है सारा, ठीक है। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन, अच्छा इसमें कुछ ऐसे जो ये मर जाएंगे बाद में, इनको मरे हुए खाएंगे, जैसे गिद्ध खाते हैं, या बैक्टीरिया खाएंगे, वायरस खाएंगे, संजाई है जो सड़ा गला के नष्ट कर देती है ना, तो वो सेप्रोफाइट में आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे जीव होते हैं, एक पौधे पर दूसरा पौधा लगा है, देखा है ना, उनको बोलते हैं इपीफाइट। इपीफाइट यानी एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा लगा हुआ है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक जंतु दूसरे के ऊपर जंतु, समझ लो ना, परजीवी, पैरासाइट, जैसे जू हमारे सिर पड़ जाती है, जानवरों में पड़ जाती है, खटमल पड़ जाते हैं बहुत से जानवरों, ठीक है ना। ये सारे क्या है? ये पैरासाइट, पैरासिटिज्म के उदाहरण है, ठीक है। इसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, ठीक। अब आगे हम बाकी की जो लक्षण बचे उन पर काम करेंगे, और कल सभी बच्चे पढ़कर आएंगे पौधों और सजीव और निर्जीव में क्या फर्क है, क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग। पौधों में जंतुओं में क्या फर्क है और लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है, ठीक है।
अब अपना सिलेबस चल पड़ा है, ये बेसिक यूनिट है। अभी 2-3 दिन बाद फिर हम कोशिका शुरू करेंगे, कोशिका के एक अध्ययन चलेंगे और आपको लगेगा नहीं हम पढ़ने आए, लगेगा हम कहीं टूर पर जा रहे हैं। ठीक है, ओके।